अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, यूनिसेफ की डॉक्टर हुमा मसूद जी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, मेरे सहयोगी प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर जी, देश के अलग अलग हिस्से से आए हुए स्कॉलर्स, भाषाविद और विद्यार्थियों, आप सभी ने हमारे सभी वक्ताओं की बातें सुनी हैं और बहुत सारी बातें खासकर युवाओं के लिए तो एक नई प्रेरणा की किरण लेके आई होंगी। बहुत सारे बच्चों को शायद ना मालूम हो कि ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है। थोड़ा थोड़ा हमारे वक्ताओं ने कहा है, लेकिन कुछ बच्चे जो शायद इसको जानना चाहेंगे कि जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो एक और देश बना पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने तय किया कि उनकी जो मातृभाषा राष्ट्रभाषा होगी वो उर्दू रहेगी। हम जानते हैं जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान में तो ठीक है उर्दू थी क्योंकि वहाँ पे लोग उर्दू बोलते थे, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान में, जो पूर्वी पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो ज़्यादातर बंगाल से लगा हुआ हिस्सा था, तो वहाँ सारे लोग बांग्ला बोलते थे। तो वहाँ लगातार फिर आंदोलन हुआ कि हम क्यों उर्दू, जबकि हमारी सारी मातृभाषा, हमारे कामकाज की भाषा, हमारी सोच की भाषा बांग्ला है, तो हम क्यों उर्दू को अपनी राष्ट्रभाषा माने। और उन लोगों ने फिर आंदोलन किया। तो 1949 से 51 तक आंदोलन हुआ, और जो 21 फरवरी 1952 है, उस आंदोलन में 5 लोगों ने अपनी जान दी सिर्फ भाषा के प्रश्न पर। ये इतिहास का पहला अवसर है जब लोगों ने अपनी मातृभाषा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। तो इसलिए जब यूनेस्को ने बाद में मातृभाषा दिवस लगभग 50 साल बाद मनाने की बात कही, तो उन्होंने ये 21 फरवरी 1952 का दिन चुना जब लोगों ने अपनी जान तक गंवाई। कई लोग घायल हुए, कई लोग विस्थापित हुए, हताहत हुए, बहुत लोगों को प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, और उसके बाद ये बांग्ला भाषा वहाँ पर आई। ये बात खासकर युवाओं को लिए इसलिए बता रहा हूँ, जो बड़े स्कॉलर्स हैं उनको मालूम होगी, तो युवाओं को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो मातृभाषा का प्रश्न है, अपनी भाषा के अभिमान का प्रश्न है, वो इतना साधारण नहीं है। वो अपनी अस्मिता का प्रश्न है, अपनी पहचान का प्रश्न है। आप अपनी भाषा से पहचाने जाते हैं, अपनी भाषा से आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा, आपका परिवेश, आपकी विरासत, ये सारी चीज़ें झलकती हैं। तो इसलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्व का हो जाता है। इस पृष्ठभूमि में जब आज हम देखते हैं, प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे जी ने आपको इतनी विस्तार से सारी बातें बताई हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग है, सारी चीज़ें आपको सुलभ हैं, हम जितनी चाहे भाषा सीख सकते हैं, जान सकते हैं। फिर भी हमारे अंदर ये प्रश्न आता ज़रूर है कि क्या हम उस दिशा में सही प्रयास कर रहे हैं? क्या हम अपनी मातृभाषा के प्रयोग की बात कर रहे हैं? क्या हम अपनी मातृभाषा में बोलचाल, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लिखने पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? इन सारी बातों को जानने की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि भाषा का जो वैभव है या भाषा की जो विरासत है, वो सहज रूप से मिल तो जाती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ती। आप जब खुद ही आंकड़े देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लगभग 3,500 से 4,000 भाषाएँ एंडेंजर्ड हैं, ख़तरे में हैं। हर साल 25 से 30 भाषाएं विलुप्त होती जाती हैं। भारत, जहां हम गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां हैं, लेकिन यहाँ भी कई भाषाएं ऐसी है जिसको बोलने वाले सिर्फ 10 या 20 या 25 लोग बचे हैं। कारण क्या है कि वहाँ के लोगों ने अपनी भाषा का प्रयोग नहीं किया। इतना ही क्यों कहें, हम सब हिंदी बेल्ट के लोग हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स भी बैठे हैं हिंदी बेल्ट के लोग हैं। हम हिंदी में ही अपना कितना प्रयोग करते हैं। आप दिन में कितनी बार हिंदी में कितनी चीज़ें लिखते हैं, इसको भी अगर आप देख लें तो आपको समझ में आएगा कि कुछ दिनों में आपका हिंदी लिखने का अभ्यास भी ख़त्म हो जाएगा। हम तो वो पीढ़ी हैं जिन्हें स्कूल में बताया गया कि ये सिर होता है, ये नाक होती है, ये कान होते हैं, हमने वो सीखा है। आज की पीढ़ी सीखती है दिस इज़ हेड, दिस इज़ नोज़, दिस इज़ ईयर्स। वो हिंदी में नाक कान गला जानते ही नहीं। तो अपनी भाषा में जब तक हम अपने परिवेश को नहीं जानेंगे, वो भाषा आगे नहीं बढ़ेगी।
तो इसलिए हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने परिवेश, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी थाती को अपनी भाषा में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और जब हम ये विचार करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको समझ में आएगा कि बहुत सारी बातें जो बुनियादी हैं, जो शायद हम किसी और भाषा में उतने सहज ढंग से नहीं सीख सकते, अपनी भाषा में हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। मातृभाषा इसीलिए कहते हैं क्योंकि माँ ने आपको शुरू से वो भाषा सिखाई होती है, शुरू से आपको उस भाषा में ज्ञान दिया होता है। और ये भी बात आप जानते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपके जीवन का जो 85% ज्ञान है, 85% ऑफ नॉलेज, वो आप 0 से 6 ईयर्स की एज में एक्वायर करते हैं। तो ये जो 85% ऑफ नॉलेज है वो सारा आप अपनी मातृभाषा में, अपनी माँ की भाषा में, अपने परिवार की भाषा में इनहेरिट करते हैं। इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। तो इसलिए इसको आगे बढ़ाने का काम, इसको आगे ले जाने का काम आपको करना है। इसीलिए यूनेस्को ने ये सारी जिम्मेदारी यंग पीपल, युवाओं पर सौंपी है कि वो कैसे इसको भविष्य में एक मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए आप लोग काम करेंगे। और आप जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखते हैं उतने अधिक आप समृद्ध होते हैं, उतना अधिक व्यापक आपका संसार होता है, उतनी ज़्यादा चीज़ें, उतनी ज़्यादा परिवेश से आप एक तरह से सम्मुख होते हैं, आपको उसकी जानकारी मिलती है, उससे परिचित होते हैं। तो हम अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं अपने साथियों से सीख सकते हैं। आपकी कक्षा में कोई बांग्ला भाषी, कोई तमिल भाषी, कोई तेलुगु भाषी, कोई मराठी, कोई कन्नड़, क्या हम उनके साथ बैठकर उनकी भाषाओं में आदान प्रदान करते हैं या कर सकते हैं? इसको देखने समझने की ज़रूरत है। आगे आने वाले समय में जैसा कि विकसित भारत की बात आदरणीय सहस्त्रबुद्धे जी कह रहे हैं, तो विकसित भारत तो बनाना आप ही लोगों को है, क्योंकि 2047 में जो पीढ़ी इस देश की कर्णधार होगी वो तो आप लोग हैं। हम लोगों में से पता नहीं कितने लोग रहेंगे, और रहेंगे भी तो किस अवस्था में रहेंगे। आप ही होंगे जो आज से 25 साल बाद इस देश की बागडोर संभालेंगे। तो जो आप इस देश की बागडोर संभालेंगे, जो युवा इस देश की बागडोर संभालेंगे, उनके पास भाषा की क्या विरासत है, भाषा का क्या गौरव है, ये प्रश्न हम सबके सामने होना चाहिए। और इसलिए आप सब देख रहे हैं कि भाषा कहीं ज्ञान में बाधक नहीं बनती। आप अगर अपनी मातृभाषा में भी ज्ञान लेते हैं तो वो और अधिक आपके परिवेश के नज़दीक होता है, काम के नज़दीक होता है। आप और अधिक उस बात को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कैसे हम उस परिवेश के और नज़दीक जा सकते हैं, इसको जानने समझने की कोशिश हमको करनी चाहिए। आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत है। हम विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले भारत देश हैं। हम देखते हैं कि जिस तरह से हम विश्व को चलाना चाहेंगे, विश्व चलेगा। तो हमारे अंदर अगर संकल्प होगा अपनी भाषा को लेकर काम करने का, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व को भी उसी हिसाब से काम करना होगा। तो भारत की भाषाओं पे, हमारे देश की जितनी भाषाएं हैं, जितनी बोलियां हैं, जितने डायलेक्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान कैसे जा सकता है, उसको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि उसी में हमारे देश की पूरी ज्ञान परंपरा भी छिपी हुई है, हमारे ज्ञान की विरासत भी वहाँ पर छिपी हुई है। तो वो ज्ञान की विरासत हमें मिलती है तो आगे आने वाले समय में हम बहुत अधिक महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। आपने देखा, अभी हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर 3 महत्वपूर्ण प्रकाशन यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। ऐसी असंख्य विरासतें हमारे देश में हैं। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड श्रीमद् भगवद गीता को अभी हम यूनेस्को में एक्नॉलेज करा पा रहे हैं। हम सब के लिए खुशी की बात है कि अभी एक्नॉलेज हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का एहसास भी तो है कि इतनी देर से क्यों हुआ। तो क्या सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता ही हमारे यहाँ एक ऐसा ग्रंथ तो नहीं है? ऐसी कितनी सारी विरासतें हमारे यहाँ हैं जिसको पूरी दुनिया में जाना जाना चाहिए, या दुनिया जानती है, हमारे ही लोग उसकी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुति नहीं करते। तो इन तमाम विरासतों के बारे में जानने का भी जरिया जो है वो हमारी अपनी भाषाएं हैं। तो उन भाषाओं को जानना, उन भाषाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। एक और बात जो शायद आने वाले समय में सबको ध्यान आ जाएगी कि जब जब भी हम भाषाओं की बात करते हैं, हमें लिपियों की बात भी करना चाहिए। लिपियों की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता, स्क्रिप्ट्स की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता।
हमने देखा है कि बहुत लोग तो भाषा और लिपि में भी फ़र्क नहीं कर पाते। हम हिंदी बोलते हैं, लोगों को लगता है हम हिंदी लिखते ही हैं, हम दरअसल देवनागरी लिखते हैं, हम हिंदी तो नहीं लिखते। तो ये जो भाषा और लिपि के बीच का अंतर है, उसको देखते हुए लिपियों का भी ज्ञान होना चाहिए। हमारे देश की ऐसी कई लिपियां हैं जिसको डिसाइफर या जिसको ठीक ढंग से जिसका प्रस्तुतिकरण करने के लिए अब धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं। तो हमें उन लिपियों को भी सीखना आना चाहिए। ऐसी बहुत सारी लिपियां हैं जिसमें ज्ञान का अथाह भंडार पड़ा हुआ है, पर उसको पढ़ने वाले लोग ही नहीं हैं, उसको समझने वाले लोग ही नहीं हैं। तो हम कहते तो हैं कि ज्ञान परंपरा बहुत अथाह है, लेकिन उसमें दरअसल है क्या, ये जानने समझने के लिए भी हमें विशेषज्ञ चाहिए। अभी सहस्त्रबुद्धे सर ने कहा कि अनुवादिनी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को डिसाइफर कर सकते हैं, भाषणी के माध्यम से हम उनकी बहुत अच्छी रीडिंग करके उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका एक्यूरेसी लेवल 60% है, 70% है, 75%। और उसको 100% लाने के लिए आपको भी सिस्टम को एजुकेट करना है, शिक्षित करना है। सिस्टम को वही शिक्षित कर पाएगा जो स्वयं शिक्षित होगा। अगर आपको ही उस लिपि का ज्ञान नहीं होगा तो आप सिस्टम को क्या बताएंगे। तो इसलिए हमें लिपियों में भी एक तरह से अपनी महारत हासिल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिपियों का ज्ञान भी हमें प्राप्त करना है। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी बोलियां हैं जो पीढ़ियों से बोली चली जा रही हैं। उसमें साहित्य भी है जो वाचिक परंपरा का साहित्य है, जो बोला जाने वाला साहित्य है। अब बहुत सारे लोग उन्हें लिपिबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कई बोलियां हैं जिनकी अपनी लिपि नहीं है। तो क्या हमारा प्रयास नहीं होना चाहिए कि उनको हम हमारी भारत से जुड़ी हुई लिपियों के अंदर कहीं ना कहीं परिचित करा सकें, ताकि वो और अधिक ज्ञान और अधिक साहित्य हमारे समाज को दे सकें। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इन सारे प्रश्नों को जब हम सब मिलकर बैठेंगे, सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि जो भाषा की जो समृद्धशाली परंपरा भारत की है, जिस पर हम सब गर्व करते हैं कि हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं। कहते हैं ना 5 कोस पे बोली बदल जाती है, तो वो बोली बदल जाती है, ये हमारे गर्व की बात है। लेकिन उस गर्व को आगे तक ले जाना, उसकी निरंतरता बनाए रखना, ये नई पीढ़ी का काम है। तो हम सब मिलकर आज के दिन पर ये संकल्प लें कि कैसे हम हमारे देश की भाषा के वैभव को, बोलियों के वैभव को, हमारी लिपियों के वैभव को समृद्ध कर सकें, आगे ले जा सकें। आज का ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। मैं इस अवसर पर मेरे कला केंद्र के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उन्होंने 3 महत्वपूर्ण प्रकाशन यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, जो निश्चित तौर पर संस्कृति मंत्रालय के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है। और संस्कृति मंत्रालय के मार्गदर्शन में भविष्य में भी हम लोग ऐसे और काम करते रहेंगे। हुमा जी ने जिस पुस्तक का उल्लेख किया वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन है, जिसकी कारण से भारतीय भाषाओं के वैभव पर एक बहुत गहरी पड़ताल आपके सामने प्रस्तुत होती है। और आदरणीय प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे जी ने आपको नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो संभावनाएं हैं उस पर भी बहुत सारी बातें की हैं। तो जैसा हम सब बार बार कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ टूल, वो आपकी मदद करने आया है, तो आप उसकी मदद लीजिए, हम उसके गुलाम न बन जाएं, उसे काम करने के लिए प्रेरित करें, हुक्म दें कि तुम हमारे लिए काम करो, इतनी हमारी काबिलियत बढ़ जाए। इसीलिए कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो एआई भी आपसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, बजाय इसके कि हम एआई के पास जा के कहें कि भाई हमारे लिए ये काम कर दो। तो आने वाला समय आप सबका है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग IGNCA में आए और ये उद्घाटन सत्र यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।